हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सागवान और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे अबेटमेंट, जिसमें हमने पढ़ा सेक्शन 45, 46 से लेके सेक्शन 51 तक। और उसमें हमने देखा कि अगर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस होती है, उसके साथ साथ हमने 5 एक्सप्लेनेशन पढ़ी 46 के साथ कि क्या क्या अबेटमेंट में इंक्लूड हो सकता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर आपने कोई दूसरा एक्ट कोई एक एक्ट अबेट किया और दूसरा एक्ट हो जाता है तो उस केस में कब अबेटर की लायबिलिटी कंटिन्यूअस रहेगी, यानी कि जो नया एक्ट हुआ है उसके लिए भी लायबिलिटी कब रहेगी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि आउटसाइड इंडिया अबेटमेंट हुई और इंडिया में कोई ऑफेंस हो जाता है, या फिर इंडिया में अबेटमेंट हुई और इंडिया से बाहर कोई ऑफेंस हो जाता है तो लायबिलिटी कैसे रहेगी। वो सारा कुछ हमने पिछली क्लास में कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 52 से। सेक्शन 52 क्या कहता है? सेक्शन 52 कहता है अबेटर when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done। ये कह रहा है कि अगर मान लो किसी ने एक एक्ट अबेट किया कि आप ये ऑफेंस कमिट कर दो, ठीक है, और उस पर्सन ने जिसको अबेट किया गया था उसने क्या किया, एक डिफरेंट एक्ट भी कर दिया। वर्ड यूज हुआ है एंड। इसका मतलब जो एक्ट अबेट किया वो तो हुआ ही हुआ, एक दूसरा एक्ट भी हुआ है। सेक्शन 51 में हमने क्या पढ़ा था कि ए एक्ट अबेट हुआ है, बी उसने कमिट किया है। ए नहीं हुआ, बी हुआ है। यहाँ पे ए भी हुआ है प्लस बी भी हुआ है। तो सेक्शन 51 में हम देख रहे थे कि एक एक्ट अबेट हुआ लेकिन डिफरेंट एक्ट हुआ है। तो वहां पे लायबिलिटी ड्रॉ करने के लिए हमने क्या रिक्वायरमेंट देखी? प्रोवाइजो में दो रिक्वायरमेंट थी। पहली चीज, तो जो नया एक्ट हुआ है वो इस वजह से हुआ कि आपने एक एक्ट के लिए उसको अबेट किया था और वो कमिट करने जा रहा था, ठीक है। सेकेंडली हमने ये भी देखा कि जो एक्ट एक्चुअल में कमिट हुआ है वो एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है किस चीज का, जो एक्ट आपने अबेट किया था उसका। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक्शन 52 ये कहता है कि जो एक्ट अबेट किया था वो तो हुआ ही हुआ, साथ में एक और एक्ट हो गया। तो वहां पे भी अबेटर की लायबिलिटी दोनों ऑफेंसेस के अबेटमेंट के लिए रहेगी, यानी कि जो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, उसने दूसरा एक्ट कोई कर दिया और जिसकी वजह से वो एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। तो अब दोनों ही ऑफेंसेस के अबेटमेंट के लिए लायबल होगा कौन? अबेटर। बट उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पहली चीज तो वही कि अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में होना जरूरी है, और दूसरी चीज क्या है कि जो नया एक्ट हुआ है वो भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है किसका? जो एक्ट अबेट किया उसका। बस फर्क कितना है, 51 में सिर्फ वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वाला इफेक्ट खोज हुआ है और 52 में दोनों ही एक्ट हो गए, जो अबेट किया वो भी और जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था वो भी। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि एक कोई पर्सन है जिसको दूसरे ने अबेट किया कि आप, वही थीफ वाला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आप एक काम करो, ये पिस्टल साथ में लेके जाओ और चोरी करने जाओ, लेकिन पिस्टल को आपने ऐसा नहीं कि ब्रांडिश करने लग जाओ वहां पे, ठीक है, लेकिन उसको पिस्टल दे दिया कि अगर जरूरत पड़े तो यूज हो ही सकती है, देने का क्या पर्पज है। और अब वो जाता है चोरी करने और वहां पे जो ओनर है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है कि वो सामान तो उठा के लाता ही लाता है जिसके लिए उसको अबेट किया था, लेकिन साथ में जब वो बाहर एकदम भागता है और ओनर उसके पीछे भागता है तो वो शूट कर देता है उसको, ठीक है, उस ओनर की डेथ हो जाती है। तो अब ये पर्सन जो है, जो अबेटर है, जिसने थेफ्ट के लिए उसको अबेट किया था प्लस उसको पिस्टल दिया था, एडिंग करी थी, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये अबेटर दोनों ही एक्ट के लिए लायबल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने पिस्टल किसी को दी है तो उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि वो मर्डर कोज कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्या करता है, एक दूसरे पर्सन को ये कहता है कि जब भी तेरे को आज पुलिस वाले अरेस्ट करने आएंगे या फिर तेरे पास जो भी पब्लिक ऑफिसर है वो आएंगे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने, तो तुम उनको रजिस्ट करना, उनका कहना मत मानना। तो पब्लिक ऑफिसर को उसके काम में रजिस्ट करना एक ऑफेंस है। अब वो रजिस्ट तो करता ही करता है, साथ में पुलिस वाले के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है और वो उसको चोट भी पहुंचाता है। तो क्या ये रजिस्ट करने का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि आप इसको रजिस्ट करोगे, रजिस्ट करने में क्या हो सकता है, हो सकती है हाथापाई, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। अब पब्लिक ऑफिसर को रजिस्ट करने के लिए भी अबेटर लायबल है, यानी कि उस चीज के अबेटमेंट के लिए, प्लस जो पुलिस ऑफिसर को उसने हर्ट या ग्रेवियस हर्ट पहुंचाया है उसके अबेटमेंट के लिए भी कौन लायबल होगा? ये अबेटर, क्योंकि दोनों चीजें इस तरह से कनेक्टेड हैं कि वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है उस रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 52 है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 53 पे। सेक्शन 53 क्या कहता है? लायबिलिटी ऑफ एन अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय अबेटर। 51, 52, 53 माइन्यूट माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं। 53 क्या कहता है
अब एक कोई एक्ट अबेटर है, उसने एक्ट को अबेट किया विद इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ अबेटर ऑफ कोजिंग पर्टिकुलर इफेक्ट। उस पर्सन ने वो जो एक्ट अबेट किया है वो एक स्पेसिफिक इफेक्ट कोज करने के लिए किया कि अगर ये ऐसा करेगा तो ये इफेक्ट आएगा। लेकिन होता क्या है कि जो उसका इंटेंडेड इफेक्ट था ना वो आया ही नहीं, कोई दूसरा इफेक्ट आ गया। ठीक है, मतलब कहने का क्या, देखो 51 में क्या था, 51 में आपने एक्ट अबेट किया एक्ट, लेकिन हुआ कौन सा एक्ट है, दूसरा। बट जो दूसरा एक्ट हुआ वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था अबेटेड एक्ट का, अबेटेड एक्ट तो हुआ ही नहीं। 52 क्या कहता है, 52 कहता है आपने जो अबेट किया था वो भी हो गया, प्लस कोई दूसरा भी हो गया जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था। और अब 53 क्या कहता है, 53 ये कहता है कि एक्ट तो वही हुआ है, इफेक्ट अलग आ गया। आपने चाकू मारने की कही थी, मारा तो चाकू ही है, लेकिन आपकी इंटेंशन थी ग्रेवियस हर्ट कोज करने की, हो गया मर्डर। क्लियर है। 51 में क्या है, 51 का एग्जांपल आप ऐसे समझो कि आपने किसी बच्चे को पॉइजन का वो दे दिया पैकेट कि जाके एक ही खीर में डाल दो। अब बच्चे ने क्या किया, वो बी की खीर में डाल दिया, उसको नहीं आइडिया। ठीक है, जो एक्ट अबेट किया था वो नहीं हुआ, डिफरेंट हुआ। ठीक है, लेकिन क्या ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है जो आपने एक्ट अबेट किया था उसका, है। आपके अबेटमेंट की वजह से बच्चे ने किया है। 51 ये कहता है आप बी के मर्डर के लिए लायबल रहेंगे अबेटमेंट के लिए। ठीक है, 52 क्या कहता है कि उसने क्या किया, ए के में भी डाल दिया और बी के में डाल दिया, बच्चा है उसको थोड़ी ना आइडिया था, उसने कहा लो थोड़ा आप भी खा लो। ठीक है, तो 52 में फॉल करेगा, दोनों के मर्डर के अबेटमेंट के लिए लायबल रहेगा वो पर्सन। 53 क्या कहता है कि उसने एक्ट तो वही किया लेकिन इफेक्ट वो नहीं आया। ठीक है, तो उस केस में भले ही इफेक्ट वो नहीं आया लेकिन एक्ट जो आपने कोज की कहा था उसको कोज करने को, उसने वही किया। जैसे कि ग्रीवियस हर्ट वाला एग्जांपल, कि आपने किसी को एक डंडा दिया कि जाके उसके सिर में मारो। ठीक है, आपको लगा कि हाँ मतलब नॉर्मल मारपीट के लिए मार दो, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अब उसने क्या किया, उसने जैसे ही सिर में मारा उसको किसी वाइटल पार्ट पे लगती है और उस पर्सन की डेथ हो गई। आप ये कहें कि मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी डेथ कोज करने की, लेकिन सेक्शन 53 क्या कहता है, 53 ये कहता है कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है कि किसी को सिर में लाठी मारने से उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, एक्ट वही हुआ है जो आपने अबेट किया था, बस इफेक्ट दूसरा आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक और कैच है इस सेक्शन में, ये प्रोवाइजो कहता है कि जो पर्सन है जिसने अबेट किया उसको नॉलेज होनी जरूरी है कि जो एक्ट आपने अबेट किया था वो इफेक्ट भी कोज कर सकता है जो दूसरा एक्चुअल में हुआ है। अब एक पर्सन, और नॉलेज का क्या है, नॉलेज हम कौन सी इम्पोज करते हैं, जो एक रीजनेबल पर्सन की नॉलेज होती है। तो यहाँ पे हर इंसान को ये पता होता है, एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन को ये पता होता है कि अगर किसी के सिर में बहुत तेज से लाठी मार दी जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन पे एक एक्स्ट्रा बर्डन और है कि उसको ये भी प्रूव करना पड़ता है कि जो अक्यूज्ड है, जो अबेटर है, उसको ये आइडिया था कि जो तू एक्ट अबेट कर रहा है उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी आ सकता है। ठीक है, 51 में 52 में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, सेक्शन 53 में ये रिक्वायरमेंट है। एक्ट वही किया, इफेक्ट दूसरा आ गया। आपने ग्रीवियस हर्ट के लिए किसी को मतलब आपने कहा कि वही चाकू वाला एग्जांपल ले लो कि उसको जाके चाकू मार देना। अब आपको भी कहीं ना कहीं आइडिया है कि ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए या फिर किसी ऐसे बॉडी पार्ट पे लग जाए सेंसिटिव पे जिससे डेथ भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज थी कि नहीं थी, तो प्रोवाइजो सेटिस्फाई हो गया और डिफरेंट इफेक्ट आया, उसकी डेथ होगी, तो मर्डर के अबेटमेंट के लिए भी आपको लायबल ठहराता है कौन, सेक्शन 53। ठीक है, क्लियर है। तो 51 53 51 52 53 माइन्यूट माइन्यूट से डिफरेंसेस है, लेकिन हाँ एक्सप्लेनेबल है और समझ आने लायक है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 54 पे। सेक्शन 54 क्या कहता है, सेक्शन 54 कहता है अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस कमिटेड। ठीक है, अब होता क्या है कि ए ने बी को अबेट किया किसी भी ऑफेंस के लिए, चोरी के लिए किया, डकैती के लिए किया, सॉरी रॉबरी के लिए किया, कुछ भी, किसी भी ऑफेंस के लिए, रेप के लिए किया। अब उसने जब अबेट किया तो अगर मान लो वो अबेट करके एक तरफ जो ऑफेंडर है वो अपना काम करने चला गया, कौन सा, जो अबेटेड एक्ट था, तो ए कैसे लायबल होगा, ए अबेटर के तौर पे लायबल होगा और बी ऑफेंडर के तौर पे लायबल होगा।
लेकिन सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर आपने जो एक्ट अबेट किया है और आप अगर अब्सेंट होते वहां से तो आप उसके क्या कहलाते, अबेटर कहलाते। मैंने कहा किसी को कि जाओ उसके घर में चोरी कर लो, ठीक है वो चोरी करने चला गया, मैं तो यहीं बैठी हूँ, तो मेरे पे क्या चार्जेस लगेंगे, मैं कौन हूँ, मैं अबेटर हूँ, ठीक है। और जो करने गया है वो कौन है, मेन ऑफेंडर वही है, क्लियर है। लेकिन सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर मैं भी उसके साथ प्रेजेंट हूं, मैंने क्या कहा उसको कि चलो उसका मैंने किसी को बेट किया कि चलो उसके साथ मारपीट करो, ठीक है, वो कहता है ठीक है कर दूंगा, मैं कहती हूँ चलो चलते हैं, मैं भी साथ में हूँ। अब मेरे सामने यानी कि मैं प्रेजेंट हूं, अगर मैं अब्सेंट होती तो इस एक्ट में मैं क्या होती, अबेटर होती। अगर मैं प्रेजेंट हूं वहीं पे जहां पे उसने ऑफेंस कमिट किया, तो मैं सिर्फ अबेटर नहीं हूं, मेरे पे कौन से चार्जेस लगेंगे, मेरे पे भी वही चार्जेस लग जाएंगे जो मेन ऑफेंडर पे लगे हैं, रेड विद सेक्शन 54, ठीक है। समझ में आई बात। सेक्शन 54 क्या कहता है, ए ने बी को अबेट किया, क्या करने के लिए, कि सी का रेप करो, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि बी चला जाता है और सी का रेप कर देता है, ए कौन कहलाया, अबेटर, बी कौन कहलाया, ऑफेंडर, ठीक है, सही है। ऑफेंस अबेट किया, कमिट हो गया, सेक्शन 49 क्या कहता है, सेम सजा मिल सकती है जो ऑफेंडर को मिलेगी, ठीक है। ये पनिशमेंट का सेक्शन हमने पढ़ा था। अब सेक्शन 54 क्या कह रहा है, सेक्शन 54 ये कह रहा है कि अगर वो पर्सन अब्सेंट होता तो वो अबेटर था, अगर वो प्रेजेंट है तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि ऑफेंस उसी ने किया है, ठीक है। सजा कितनी मिलेगी, जो ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है, तो वो अबेटर था तब भी उतनी सजा मिल रही थी, अगर वो ऑफेंडर बन गया सेक्शन 54 की वजह से तो भी उसको उतनी सजा मिल रही है। तो सेक्शन 54 का लॉजिक क्या है, जब सजा बराबर मिल रही है तो लॉजिक क्या है, सिर्फ प्रेजेंट होने से, और उसको हम ये कह रहे हैं उस पर चार्ज लगेंगे, पहले उस पर बेटर के चार्ज लग रहे थे, लेकिन जब पनिशमेंट देख रहे हैं तो दोनों सेम है। अगर मान लो मैंने किसी को बेट किया, ठीक है, उसके बाद हम अलग अलग हो जाते हैं बहुत टाइम तक, फिर जब ऑफेंस हो रहा है मैंने ए को कहा कि तुम जाओ उसके साथ मारपीट करो, पड़ोसी है हमारा दोनों का ही, ठीक है, वो कहता ठीक है कर दूंगा। अब ऐसा हुआ कि हम साथ बैठे रहे और फिर चलते हैं, चलो चलते हैं उसको मारपीट करो तुम, तो मैं क्या हूँ, सेक्शन 54 में हूँ। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है मार देना उसको, वो उठ के अपने घर चला जाता है, शाम को लड़ाई होती है वो मारने का आता है, मैं भी पड़ोसी हूं तो मैं भी वहीं खड़ी हूँ, तो क्या उस केस में 54 अप्लाई होगा, उसमें 54 नहीं लगेगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट का मतलब है ना, वो कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूअस प्रेजेंस होनी चाहिए, जब आपने अबेट किया है प्लस जब तक ऑफेंस कमिट हुआ है तब तक आप दोनों साथ रहते हैं, तो सेक्शन 54 लगेगा। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब ये निकलेगा, ठीक है। अब फर्क क्या है, मैंने बताया कि दोनों की सजा सेम है, तो 54 को स्पेसिफिकली डालने की जरूरत क्या थी। अगर चार्ज लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए ने बी को कहा कि थेफ्ट कमिट कर दो, ये कौन है, अबेटर, ये कौन है, ऑफेंडर, ठीक है। इस पे चार्ज लगा थेफ्ट का और इस पे चार्ज लगा अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट का। क्या अबेटमेंट आपके चैप्टर राइट ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में फॉल करता है, करता है थेफ्ट तो। क्या अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में फॉल करता है, नहीं करता। अबेटमेंट का तो चैप्टर 4 अलग से है। तो जब सिर्फ अबेटर के तौर पे लायबल ठहराते हैं ना, तो सिर्फ हम पनिशमेंट बोरो करते हैं उस सेक्शन से। लेकिन जब हमने कहा कि एज इफ ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, जैसे कि सेक्शन 3 क्लोज 5 में पढ़ा था, तो यहाँ पे हम पनिशमेंट सिर्फ बोरो नहीं कर रहे, हम चार्ज बोरो कर रहे हैं एज इट इज। अब इस पे चार्ज अगर ये प्रेजेंट रहता है तो चार्ज किस चीज का लगेगा, थेफ्ट का। और हमने एनहांस पनिशमेंट में पढ़ा था कि अगर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक बार किया और दोबारा भी कर दिया तो सजा कहां तक हो सकती है, 10 साल तक या लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो क्या उस केस में चार्ज का फर्क नहीं पड़ा, अगर वो सिर्फ अबेटर के तौर पे लायबल रहता तो वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में ही फॉल नहीं करता, उस चैप्टर में फॉल नहीं करता तो एनहांस पनिशमेंट भी नहीं मिलती। लेकिन अगर ये कह रहा है कि एज इफ ही हैज कमिटेड दैट ऑफेंस,
तो इसका मतलब चार्ज बोरो कर रहे हैं, और चार्ज बोरो कर रहे हैं तो इस पे भी थेफ्ट के चार्ज लगेंगे, और कल को उसको अगर दोबारा से सिमिलर ऑफेंस करता है या ऑलरेडी उसने कोई सिमिलर ऑफेंस किया हुआ है तो उसकी सजा कहां तक भी जा सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर अप टू 10 ईयर्स जा सकती है। ये सेक्शन 54 का आपका इफेक्ट आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 55 पे। सेक्शन 55 क्या कहता है? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। देखो, हमने सेक्शन 49 में पढ़ा, पहले तो हमने ये पढ़ा कि अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए जरूरी नहीं है कि ऑफेंस कमिट हुआ हो या रिक्विजिट इफेक्ट आया हो। ठीक है, अबेटमेंट का ऑफेंस तो तभी कंप्लीट हो जाता है जब किसी को अबेट कर दिया। बट मैंने आपको कहा कि पनिशमेंट का फर्क पड़ता है। अब पनिशमेंट का क्या फर्क पड़ता है कि आपने एक्ट अबेट किया, अबेटर हो गए, लायबिलिटी आपकी अराइज हो जाती है। अब उसके बाद दो सिचुएशन हो सकते हैं कि आपने जो एक्ट अबेट किया था वो कमिट हुआ है, और दूसरी क्या है कि वो नहीं हुआ। तो अगर कमिट हो जाता है तो हमने सेक्शन 49 में क्या पढ़ा कि सेम पनिशमेंट दी जा सकती है जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट है। अब जो सेक्शन 55 और 56 है वो बात करते हैं उस सिचुएशन की जब एक्ट अबेट तो किया गया था लेकिन एक्चुअल में वो एक्ट कमिट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने उसको लेटर लिख दिया था कि उसका मर्डर कर देना, लेकिन उसने नहीं किया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कैसे डील करना है? तो सेक्शन 55 कहता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। किसी ऐसे ऑफेंस की अबेटमेंट की जिसकी पनिशमेंट थी डेथ या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट। इनके हीनियस ऑफेंस के आपने क्या की? अबेटमेंट करी। ठीक है, तो उस केस में अगर वो एक्ट हो जाता है तो 49 में जाएगा, और जो बेटर है उसको भी डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट तक दी जा सकती है। लेकिन अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ तो जो बेटर है उसको कितनी सजा मिलेगी? पहली चीज तो एक्ट हुआ नहीं, दूसरी चीज अगर स्पेसिफिकली बीएनएस में कहीं लिखा हुआ है कि इस एक्ट के अबेटमेंट के लिए इतनी पनिशमेंट मिलेगी तो वो प्रिवेल करेगी। अगर कोई भी स्पेसिफिक पनिशमेंट का प्रोविजन बीएनएस में नहीं दिया हुआ और आपने जो एक्ट अबेट किया है वो पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट है, लेकिन आपने अबेट तो किया है, हुआ नहीं, तो सजा कितनी मिल सकती है? आइदर डिस्क्रिप्शन की सजा मिलेगी, यानी कि सिंपल पनिशमेंट में मिल सकती है, और रिग्रेस में मिल सकती है। कितने दिन तक की मिल सकती है? अप टू 7 ईयर्स मिल सकती है। ठीक है, प्लस फाइन, और फाइन नहीं, प्लस फाइन, यानी कि फाइन भी कुछ ना कुछ कोर्ट आप पे लगाएगा। अगर कोई ऑफेंस है जो पनिशेबल है डेथ से या लाइफ इंप्रिजनमेंट से, उसको किसी पर्सन ने अबेट किया है लेकिन वो ऑफेंस एक्चुअल में कमिट नहीं हुआ, तो सजा कितनी मिल सकती है? 7 साल तक की इंप्रिजनमेंट मिल सकती है ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, प्लस शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। क्लियर है? अच्छा, अब उसने एक एक्ट अबेट किया था, मैंने कहा कि अगर हो जाता है तो 49 में जाएगा, नहीं होता तो 55 या 56 में आएगा। अब उसने जो एक्ट अबेट किया था वो तो वही था, पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। ठीक है, और उसको करने जाता है वो पर्सन, लेकिन डेथ कोज नहीं होती, कुछ और कोज नहीं होता जो एक्चुअल में उसने अबेट किया था। क्या कोज हो जाता है? सिर्फ हर्ट कोज हो जाता है। किसी को ग्रीवियस हर्ट करने गया था, थप्पड़ मार के वापस आ गया, उसको हुआ ही नहीं ग्रीवियस हर्ट, तो अबेटर की भी सजा बढ़ जाती है। जैसे ही एक स्टेप उधर लिया, कुछ ना कुछ सजा में फर्क आ गया। अगर बिल्कुल नहीं किया कुछ भी तो 7 साल तक की सजा। अगर थोड़ा सा सामने वाले ने कुछ कर दिया और उसकी वजह से विक्टिम पर्सन को हर्ट कोज हो जाता है, तो सजा 7 साल की ना रह के 14 साल तक दी जा सकती है, आइदर डिस्क्रिप्शन की, प्लस फाइन तो लगना ही है, क्योंकि शेल वर्ड यूज हुआ है, शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 55 है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 56 पे। सेक्शन 56 क्या कह रहा है? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे जो ऑफेंस अबेट किया गया था वो था पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो उस केस में सजा 7 साल या 14 साल। यहाँ पे कह रहा है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, और कोई भी इम्प्रिजनमेंट 7 साल की, 10 साल की, 14 साल की, 20 साल की। ठीक है, अगर उसकी अबेटमेंट की जाती है, अगर हो जाता है तो सेक्शन 49 में सेम पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नोट कमिटेड, हुआ नहीं वो ऑफेंस, प्लस कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है बीएनएस में कि उसकी अबेटमेंट के लिए कितनी सजा मिलेगी, तो कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है? तो सेक्शन 56 कहता है आपकी जो सजा रहेगी, जो उस ऑफेंस के लिए लॉन्गेस्ट टर्म दे रखी है, जैसे कि 20 साल तक की सजा का ऑफेंस है,
तो आपको जो सजा मिलेगी या बेटर को जो सजा मिलेगी वो 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म तक की दी जा सकती है। यानी कोई ऑफेंस जो 20 साल से पनिशेबल है तो बेटर को 5 साल तक की सजा दी जा सकती है ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। या फिर मैंने वर्ड यूज किया या, यानी कि और क्या दिया जा सकता है, जो फाइन ऑफेंस के लिए दिया गया है एज इट इज वहां तक का फाइन दिया जा सकता है। सजा 1/4 लेकिन फाइन डिट्टो सेम दिया जा सकता है, या फिर दोनों चीज भी दे सकता है कोर्ट। तो पनिशमेंट कितनी दी जा सकती है, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, 1/4 पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट, और सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और बोथ। ये आपका सेक्शन 56 का फर्स्ट पार्ट कहता है। अब जो सेक्शन 56 का दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई ऑफेंस है जो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अगर डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है तो हमने पढ़ लिया, 7 साल और 14 साल फिक्स कर दी। अगर नहीं होता ऑफेंस लेकिन आपने अबेट किया और हीनियस ऑफेंस अबेट किया तो सजा कितनी हुई, 7 साल तक की सजा दी जा सकती है प्लस फाइन, यानी कि फाइन देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर आपने जो एक्ट अबेट किया था वो तो नहीं हुआ लेकिन सामने वाले को हर्ट तो तब भी कोज कराया ऑफेंडर, तो अबेटर की सजा कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, 14 साल तक की सजा दी जा सकती है प्लस फाइन तो रहेगा ही रहेगा। ये तो हमने इसमें पढ़ा, इसमें बाकी किसी भी सर्कमस्टांस का जिक्र नहीं था। लेकिन 56 इसको दो चीजों में डिवाइड करता है, इन ऑफेंसेस को जो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। एक तो वो जब आम आदमी अबेट कर रहा है और आम आदमी ही उसको अबेट हो रहा है। ठीक है, दूसरी वहां पे तो 1/4 पार्ट दिया जा सकता है जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसका। दूसरी सिचुएशन क्या है कि या तो जो पर्सन अबेट कर रहा है वो, और या जो पर्सन अबेट हुआ है वो अगर पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि जिन लोगों को कहीं ना कहीं लॉ एक ड्यूटी इंपोज करता है कि आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पब्लिक ऑफिसर पे एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर अबेटर ही वो है, या फिर उसको अबेट किया गया है कि किसी ने जाके उसको कहा कि उससे रिश्वत ले लो, ऑफेंस कर रहा है, पब्लिक ऑफिसर से करवा रहा है, अबेट तो कर रहा है, किया तो है नहीं, उसने किया होता तो सेक्शन 49 में जाते, 56 में आते ही नहीं। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो एक पब्लिक ऑफिसर से गलत करवा रहे हैं जिसको स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है ठीक काम करने की, तो उस केस में जो सजा है वो 1/2 हो जाती है लॉन्गेस्ट टर्म जो प्रोवाइडेड है उसकी। यानी कि अगर ऑफेंस 20 साल से पनिशेबल था तो सजा अगर पब्लिक ऑफिसर कहीं पे इंक्लूडेड है तो 10 साल तक मिल सकती है, और फाइदर डिस्क्रिप्शन या फिर फाइन मिल सकता है कितना, जितना उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है वो सेम फाइन, या फिर दोनों चीजें। ये आपका सेक्शन 56 है। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।